तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट में इससे पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया है जो हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर हैं उनके बारे में। उसके बाद फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बताया है। तो जो पहला पार्ट है इस सेशन का, उसमें एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर हैं उनके बारे में मैंने बताया है। दूसरे पार्ट में मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया। हल्का फुल्का जो आपको बैकग्राउंड मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी डिस्कस किया है उसमें। अब इस सेशन का ये तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम लोग जो ध्यान देंगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देंगे। अगर आप लोग इससे पहले के जो दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू इसी सेशन के, अगर उनको आप देख लें एक नज़र तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं देख पाते हैं किसी वजह से तो सीधे तीसरे सेशन पे आ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरे सेशन में मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया। हल्का सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी धरती पर हीट मेंटेन रहती है। कार्बन, वो सारी गैसें जिनमें कार्बन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसी गैसें। ये हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ऊपरी जो परतें, हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं, उसमें ये इकट्ठा है। ये गैसें इकट्ठा हैं। ये सूरज से आने वाली गर्मी को तो रोकती हैं, लेकिन सूरज से आने वाली जो गर्मी धरती से टकरा करके वापस लौटती है, उसके कुछ हिस्से को हमारे एटमॉस्फेयर में ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि इन्हीं की वजह से अगर ये गैसें ना होती तो हमारे आसपास इतनी गर्मी ना होती, ठंडा होता, ठंडा मरुस्थल हो जाता, हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो कोल्ड डेजर्ट हो जाती। लेकिन इन गैसों की वजह से धीरे धीरे हमारे यहाँ हीट जो है वो मेंटेन रहती है। अब हो क्या रहा है, पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन आया। एयर पोल्यूशन ने क्या किया कि कार्बन को रिलीज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा हो गई। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, मेथेन जैसी जो मैं गैसें बता रहा हूँ आपको, इनकी क्वांटिटी, इनकी मात्रा, घनत्व या जमाव या सांद्रता लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्मी को ज़्यादा सोख रहा है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना, या हरित गृह प्रभाव कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा, हमारी की पूरी की जो धरती है वो धीरे धीरे ग्रीन हाउस में बदलती जा रही है, ठीक है ना। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, या इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये आया है कि हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था वो 14 डिग्री सी के आसपास था, जो आज बढ़कर हो गया 15 डिग्री सी। इस समय और भी बढ़ चुका होगा, लेकिन 15 डिग्री सी का जो आंकड़ा है वो अभी तक प्रमाणित है IPCC और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके द्वारा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोब माने पूरी दुनिया या पूरी की पूरी पृथ्वी, वार्मिंग माने हीट होना या गर्म होना, आप सीधी सीधी उसकी परिभाषा ये देंगे कि अलग अलग वजहों से हमारी जो अर्थ है, ये हमारा जो ग्लोब है, उसका एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे ग्लोब का या हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। अब अगर कोई वजह पूछे तो आपने वजह बतानी है। यहीं से हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि साहब ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। तो आप कहेंगे साहब ग्लोबल वार्मिंग की वजह अभी तो बताइए आपने, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह है पोल्यूशन, है ना। अच्छा, पोल्यूशन का मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ी हो जाना। जब कुछ आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, आपको रात को नींद अच्छी आ रही है, सुबह भूख अच्छी लग रही है ना। रात को नींद अच्छी आ रही है, सुबह भूख अच्छी लग रही है, ठीक है साहब, भरपेट खाना खा रहे हैं आप, ना कम भूख लग रही है ना ज़्यादा भूख लग रही है। डॉक्टर पूछता है ना नींद कैसी आ रही है, भूख कैसी लग रही है ना। जब वो देखता है कि अभी भूख गड़बड़ हो गई है, नींद गड़बड़ हो गई है, हार्मोनल डिसऑर्डर शुरू हो गया। तो अगर सब कुछ सामान्य है तो बढ़िया है। जैसे आपकी एज है, बिल्ली हमारी बैठी है ना, तो जो बिल्ली की जो एज है इसमें सब बढ़िया। रात को नींद जम के आती है और जब सो जाओ, कहते हैं ना जब आँख खुले तभी सवेरा, तो जब बिस्तर मिले तभी अंधेरा, है ना। लाइट जली हो बंद होता है ना ये इस उम्र में, जब आँख बंद करी तो और अगर कहते ना, एक वो चुटकुला भी है ना, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप किताबें उठा लीजिए। किसी ने पूछा ना अनीस से, है ना, अब ये बताओ तुम्हें अनीस कहूँ कि अलीम कहूँ? ये दो नाम वाले, और भी कोई है दो नाम वाले? चलो मैं तो तुम्हें अनीस ही कहूँगा, लेकिन ओरिजिनल नाम तुम्हारा अलीम है। तो किसी ने पूछा भाई रात को किस समय सोते हो, तो उसने कहा भाई आप किताबें उठा लूँ तो 9 बजे तक और मोबाइल उठा लूँ तो 2 बजे तक। यही मेरा हाल है। अगर पढ़ने लगूँ तो 9 बजे आंखें बंद होने लगती हैं, और मोबाइल अगर हाथ में आ जाए तो 2 बजे 3 बजे जबरदस्ती सोना पड़ता है, क्योंकि कल को काम भी करना है ना। तो ये कहाँ से आया? हाँ, तो अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसी को हम कह देते हैं पोल्यूशन। देखो हमारी एयर में हर चीज़ एक निश्चित मात्रा में है। 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, है ना। 20.99% ऑक्सीजन होनी चाहिए, 78% सॉरी
पॉइंट बोल दिया मैंने, 78% आपका नाइट्रोजन होनी चाहिए, 20.99% ऑक्सीजन होनी चाहिए, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, इतनी ये होनी चाहिए, इतना वो होना चाहिए। एक सबकी निश्चित मात्रा है। उसी तरह से पानी में बहुत सी चीज़ों की निश्चित मात्रा है, मिट्टी में बहुत सी चीज़ों की निश्चित मात्रा है। अगर ये इसमें गड़बड़ी हो जाए, ये रेशियो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वही है पोल्यूशन, है ना, मिलावट या प्रदूषण। मिलावट प्रदूषण अगर आप समझो तो आप कह सकते हो मिलावट या प्रदूषण। ओके, तो अब एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ज़्यादातर ज़्यादा रिलीज होती जा रही हैं, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, उसी से वार्मिंग बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से बेटे आज समझ में आ रहा होगा आपको, हैं? ओके, चलिए साहब, तो अब मैंने यहाँ लिखा है, देखो मैंने आपको इसकी पहले वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ये जो आप मेरे साथ आप जो सेशन ले रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी चलेगा, इससे आप यूपीएससी का मेंस तक लिख सकते हैं, तमाम तरह के एसए तक लिख सकते हैं आप, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो। मैं पूरा का पूरा उसको सिस्टम से लेकर के चल रहा हूँ। अब ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजहों की बात करेंगे हम, तो उसमें हम कहेंगे उसकी मूल वजहें क्या है, रूट काज उसके क्या है, मूल वजह उसकी क्या है। तो देखिए साहब, उसकी मूल वजह है एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण, है ना, प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग की या हमारा जो तापमान लगातार बढ़ जा रहा है, उसकी मूल वजह है वायु प्रदूषण। अब ये वायु प्रदूषण में क्या है, इसमें वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो मैंने पहले भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग या गर्मी को सोखने की जो कैपेसिटी है वो CO2 से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मेथेन की, और मेथेन से कहीं ज़्यादा एथेन की है। लेकिन चूंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमारे आसपास ज़्यादा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग में जो नेट रोल है वो CO2 का ज़्यादा है। CO2 लगभग 60%, मैंने यहाँ कहीं नीचे डाटा लिखा भी होगा, यस, CO2 लगभग 60%, और उसके बाद मैंने लिखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 24%, मेथेन लगभग 10%, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है लगभग 6% गर्मी बढ़ा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में या ग्रीन हाउस इफेक्ट में या धरती की गर्मी बढ़ाने में लगभग अकेले 60% जो रोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन का। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन 24% दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मेथेन 10%, और चौथे नंबर पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड 6% के आसपास, बाकी अन्य चीज़ें इसमें जो होंगी। अब कहाँ से रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड? अब मुझे मैं थोड़ा सा अपनी क्लास का टेस्ट लूँगा, ज़रा एक बार रुकना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो नेचुरल सोर्स है सबसे बड़ा, वो है प्लांट जो कर रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। आपको वो कैसे साहब? तो प्लांट जो हैं दिन के समय में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। दिन के समय में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो सांस ले रहे हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन जो हमारा हो रहा है ना, सांस अंदर गई, है ना, कैसे गई? अब सांस, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन ये ब्लड में घुल के गई हमारे शरीर की तमाम तरह की सेल्स में खाना पचा, खाना पचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, तो जब हमने बाहर सांस ली तो कार्बन डाइऑक्साइड वो है बाहर निकली। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, और जो हम लोग तमाम तरह के जीव जंतु जो सांस ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, अपना खाना पचा रहे हैं, उससे CO2 रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा और भी नेचुरल सोर्स हैं CO2 के, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, उससे CO2 निकलती है ना, ये नेचुरल सोर्स है उसका। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड खूब निकलती है, ठीक है ना। उसी तरह से मेथेन के भी नेचुरल सोर्स हैं, बहुत सारी खान समझते हैं ना, कोयले की खान जो है वो मेथेन, उसमें से मेथेन गैस खूब निकलती है। इसके अलावा जितना भी जैविक कचरा जहाँ कहीं भी सड़ रहा है, आप कचरे के ढेर की तरफ से निकलो ना, तो आपको अजीब तरह की तीखी गंध आती है, मेथेन की गंध है वो। आप धान के खेत के पास से निकलो, सड़े हुए गोबर के पास से निकलो, आपको जो गंध आती है वो मेथेन की गंध है वो। धान का खेत का मतलब समझ रहे हैं, जो कोई तालाब है वहाँ पर तमाम तरह के प्लांट सड़ रहे हैं। जहाँ कहीं भी कुछ जैविक चीज़ जो है, ऑर्गेनिक चीज़ जो सड़ रही है, चाहे वो इंसान हो, कुत्ता हो, भेड़ बकरी बिल्ली हो, या तमाम तरह के प्लांट्स हो जिनमें जीवन है, प्लांट्स में तो जीवन है ना, तो जहाँ पर भी प्लांट्स सड़ रहे हैं, है ना, उस सड़न से जो आपको तीखी गंध महसूस हो रही है, जैसे आप कहते हो बदबू, वो मैथेन गैस है, ठीक है ना। तो खैर, तो बहुत सारी गैसें जो हैं वो हमारे वायुमंडल में नेचुरली निकल रही हैं। लेकिन अब होता क्या है, मैंने कहा ना, एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। होता क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, आप लोग सभी जानते हैं औद्योगिक क्रांति को। इसके पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया भी है, हल्का सा नाम भी दिया है औद्योगिक क्रांति को। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का जो नेट रिजल्ट ये हुआ कि इसने लोगों को रोज़गार दिया, ज़्यादा सा भोजन मुहैया कराया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ाई। इसी के साथ साथ हमारी आबादी बढ़ी, ज़रूरतें बढ़ी, उन ज़रूरतों को पूरा किया कारखानों ने। जो आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे ज़रूरतें बढ़ती गई, कारखानों से हमारी मांग बढ़ती गई, ज़्यादा कारखाने खुलते गए, बनते गए। उसके बाद साहब ऑटोमोबाइल आ गए, है ना। ऑटोमोबाइल आ गए तो पहले कहीं थोड़े बहुत आपको ट्रक दिखते थे,
लेकिन अब ट्रक, बस, तमाम तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी, है ना। इतने ज़्यादा हम परेशान हो गए हैं कि सरकारें CNG को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही हैं। रेलें चलने लगी तो रेलों में कोयला और डीजल की खपत खूब होने लगी। उसी तरह से बिजली बनाने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट बने, तो थर्मल पावर प्लांट को डीजल से बिजली बन रही है, वहाँ पर गैस से भी और कोयले, सबसे ज़्यादा बिजली किससे बन रही है? कोयले से बन रही है। तो साहब अब ये जो कोयला है ना, कोयला, डीजल, गैस, पेट्रोल, इसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन। तमाम तरह की गैसेज, वो सारा ईंधन जो धरती को खोद से हम निकाल रहे हैं, खान बना करके निकाल रहे हैं, वो सारा ईंधन जो धरती के गर्भ से या धरती को खोद कर हम निकाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन। जीवांश नहीं, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल, जिसमें क्या शामिल है? कोयला, डीजल, पेट्रोल, गैस। अच्छा, ये डीजल पेट्रोल जो है ना, इसको हम कच्चा तेल या क्रूड भी कहते हैं। इन्हीं को जब हम रिफाइनरियों में छान लेते हैं ना, तो डीजल अलग, पेट्रोल अलग, केरोसिन अलग, इस तरह से हम लोग चलने लगते हैं। ठीक है बेटे, तो जितना भी ये जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल है, इसके जलने से तमाम तरह की गैसें निकलती हैं, जिनमें कार्बन होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एथेन, मेथेन भी निकलती हैं। तो अब जैसे जैसे ईंधन ये जल रहा है, इसके अलावा आप देखें ना भाई, आबादी बढ़ रही है, तो आप देखें ना, कहते हैं ना, हमारी मम्मी कहती है अरे यहाँ से यहाँ तक जंगल था, वहाँ से वहाँ तक जंगल था, वहाँ से वहाँ तक तालाब था, यहाँ से वहाँ तक ये था वो था, सब हर जगह हरियाली थी। लेकिन अब हर जगह क्या उगाई है ना, अब चट्टानों के वन उगाए हैं हर जगह, चट्टानों के, रेत के, सरिये के, सीमेंट के वन उगाए हैं। क्या कहने का मतलब क्या? अब आप देखो ना, आपके आसपास ही लोकल दिनेशपुर है, आज से 20 साल पहले आप जो है मटकोटा तक जाएं तो आपको जगह जगह इक्का दुक्का झोपड़ियाँ दिखती थी। खास दिनेशपुर शहर में 2-4 मकान आपको दिख जाते थे। आज आप जाओगे तो कहीं जगह खाली नहीं है, हर जगह कंक्रीट के जंगल उगाए हैं बस। तो इससे क्या बढ़ रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। आबादी देखो आप, इंसानों से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, इंसानों से ज़्यादा आप देखेंगे व्हीकल्स हैं मार्केट में, तो ऑटोमोबाइल खूब चल रहे हैं, ईंधन जल रहा है, साहब धुआं निकल रहा है। उस धुएं में है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह गैसें, जो धीरे धीरे हमारे वातावरण में मिल रही हैं और गर्मी को बढ़ा रही हैं। तो मूल कारण क्या है? एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन में क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज क्या क्या हैं, है ना? तब उसमें तो कॉल करना, कहाँ रहेगी प्रियंका? इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, यातायात यानी कि ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन मैंने आपको बताया ही, घरेलू ईंधन मैंने आपको बताया अभी। घरेलू ईंधन क्या है हमारे? इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट है, श्वसन, हम जो सांस ले रहे हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, और आग, है ना। आग कहाँ? जंगल की आग। जंगलों में आग लग जाती है ना, अक्सर जंगलों में अक्सर आग लग जाती है, तो उससे बहुत सारा कार्बन रिलीज होता है। तो मूल कारण एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड के ये सारे के सारे सोर्स हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये जैसे ये जो आप उससे पूछेगा ना, CFC, HFC, PFC कहाँ से निकल रही हैं, तो हिंदी में कहता है प्रशीतक यंत्रों से या कूलिंग सिस्टम से। आप देख रहे हैं ना, जगह जगह कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं। अब क्रांति आ गई, हर जगह देखो, आप देखो, जिसे देखो उसने कोल्ड स्टोरेज बना रखा है। तो कोल्ड स्टोरेज क्या है? बड़े भारी भरकम फ्रिज तो है ये। सवाल आता है कि कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां या फल जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। क्यों जल्दी ख़राब नहीं होते? उसका आंसर ये है कि जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो मंद पड़ जाती हैं। ज़्यादा ठंड में उनकी जो ग्रोथ रेट है, ना केवल फल सब्जियों की, बल्कि जो अंदर बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ रेट भी मंद पड़ जाती है। इस वजह से वो देर से नष्ट होती हैं। तो आपके घरों में फ्रिज हैं, है ना, आपके घरों में फ्रिज हैं, AC हैं, कारों में AC हैं, ये सब क्या ठंडा तो कर रहे हैं वातावरण को, इन्हें हम कहते हैं कूलिंग सिस्टम्स। कूलर नहीं, कूलिंग सिस्टम्स, ठीक है ना। तो चाहे बड़े बड़े वो क्या हों, कोल्ड स्टोर हों, बड़े बड़े जगह जगह आप AC लगे, शहरों में जाओ तो ज़रा, किसी इमारत के पास जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप देखो, एक ही कमरे के बाहर आपको 3-3 AC लटके मिलेंगे, है ना। गर्मियों में जिस कार में AC चल रहा हो, कार खड़ी हो, उसके आगे जा खड़े हो जाना, आपको कितनी गर्मी लगेगी। तो जो जितने भी कूलिंग सिस्टम्स हैं ना, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसे आप CFC कहते हैं, CFC का व्यापारिक नाम क्या है? फ्रेऑन, है ना। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, इस तरह की गैसें निकल रही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा CFC और HFC के सोर्स एरोसोल इंडस्ट्री भी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है, परफ्यूम इंडस्ट्री भी है, स्प्रे और डाई इंडस्ट्री जो है, डाई माने तरह तरह के रंग, स्प्रे इंडस्ट्री, स्प्रे फुसफुस, है ना, फॉग चल रहा है ना, वही वाले स्प्रे, है ना। स्प्रे इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, है ना, प्लास्टिक इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, एरोसोल इंडस्ट्री, इससे कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात हो गई? आ रही? ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। अब उसके बाद इसी एयर पोल्यूशन में आप एयर पोल्यूशन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, CFC वगैरह भी शामिल है, मीथेन आ गई। मीथेन कहाँ से निकल रही है? अभी मैंने आपको बताया, दलदल। जहाँ पर भी पानी इकट्ठा है, मिट्टी के ऊपर जहाँ पर भी पानी इकट्ठा है, वहाँ दलदल बन जाएगी,
है ना। आप स्विमिंग पूल में पक्का सा स्विमिंग पूल बनाओ, वहाँ पर पानी जमा रहने दो, उसकी सफाई मत करो, तमाम तरह के शैवाल उसमें पैदा हो जाएंगे, शैवालों को खाने के लिए कीड़े पैदा हो जाएंगे, धीरे धीरे वो कीड़े मरेंगे, सड़ने लगेंगे, मीथेन गैस निकलने लगेगी, है ना। मछली के तालाब को भी साफ़ करना पड़ता है, एक बार सुखाना पड़ता है। मछली पालन किया है, देखा है मछली पालन, है ना। अगर हर साल तालाब को सुखाना पड़ता है, साफ़ भी करना पड़ता है। हाँ तो ठीक है, चले सर आगे। तो कहाँ थे, तो जहाँ पर भी दलदल है, जहाँ पर भी कीचड़ है, जहाँ पर भी कचरा सड़ रहा है, वहाँ से मीथेन गैस निकलेगी। अनूप माने दलदल, वही वेटलैंड, अनूप माने मार्शलैंड, वेटलैंड, अनूप माने दलदल, अनूप माने दलदल, है ना। अनूप है, कच्छ है, ये सारे के सारे दलदली इलाके हैं। धान की खेती, अच्छा धान का खेत, धान के खेत हम ये कह देते हैं, धान का खेत भी जो है वो मीथेन गैस का एक काफ़ी बड़ा सोर्स है। वजह क्या है ना, धान का प्लांट बड़ा हो जाता है। अच्छा धान ऐसी फसल है ना, उसको पानी खूब चाहिए, धान की फसल को पानी खूब चाहिए, 3-4, जब ये बिल्कुल पकने को आता है तो किसान पानी सुखाता है, अदरवाइज किसान इसमें पानी भरता रहता है। तो इसके नीचे तमाम तरह के कीड़े मकोड़े सड़ते रहते हैं, घास फूस पत्ती पत्ती सड़ते रहती हैं, तो यहाँ से भी मीथेन गैस खूब निकलती है। ठंड लग गई ना, ले आए रजाई, है ना। हाँ जब कुछ लोगों ने जैकेट ऐसे पहन रखी जैसे रजाइयाँ हूँ, है ना। हाँ देख देख के जलन होती है, मेरे पास क्यों नहीं है ना। गर्ल्स जाती है ना मार्केट में, लेडीज जाती है ना, देखती हैं दूसरे सूट को, भाई ये सूट कहाँ से ले आई, मेरे पास ऐसा सूट क्यों नहीं है ना। हाँ अगले दिन चलेगी पर्स उठा के मार्केट में, ठीक है चले भाई साहब। हाँ हमारी तो बहन कर लेती है ऐसा, ये कहाँ से लाई होगी, कहाँ से लाई होगी, वहाँ से लाई होगी। अच्छा देखो 10 मिनट के ब्रेक में आधा घंटा मारी, सब खरीद लाई, पूरा मार्केट खरीद लिया। चले कहाँ थे, कहाँ थे, मीथेन पे आ गए थे ना। हाँ मीथेन पे आ गए थे। तो मीथेन, दलदल, अनूप, धान, गोबर जहाँ पर भी सड़ रहा है, जहाँ पर भी जैविक कचरा सड़ रहा है ना। अच्छा हमने इंग्लिश में एक शब्द पढ़ लिया लैंडफिल, कि लैंडफिल जो है वो मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स है। ये क्या होगा, कचरे के ढेर, लैंडफिल माने कचरे के ढेर, ओके। हाँ तो वहाँ से भी मीथेन गैस खूब निकल रही है। इसके अलावा बेटे एक शब्द आता है केमिकल फार्मिंग, रासायनिक कृषि। रासायनिक कृषि का मतलब क्या हुआ कि खेती में पैदावार को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल करें, चाहे वो कीटनाशक हो, खरपतवार नाशक हो या फर्टिलाइज़र हो। अब देखो जितने भी, जैसे यूरिया खाद है ना, यूरिया खाद का हम इस्तेमाल करते हैं। यूरिया खाद में क्या होती है, नाइट्रोजन। कितने % नाइट्रोजन होती है यूरिया खाद में, 46%, 46%, है ना। अच्छा जैसे सबसे पहली बार में 2002 की ये घटना है, मैं यूपी का लोअर का इंटरव्यू देने गया, तो मुझसे पूछा भी क्या करते हो। उस समय खेती करता था खूब दबा के, तो मुझसे पूछा क्या करते हो, मैंने खेती करता हूँ। अच्छा तो बोला अच्छा तुमने जो यूरिया का बैग होता है, मैं हाँ यूरिया कट्टा होता है 50 किलो का, अब वो बैग है मैं कट्टा होता है भाई। अब 21-22 साल का लड़का कट्टा ही बोलेगा, यूरिया कट्टा। बोला हाँ कट्टा कौन सा, मैंने हाँ वो बैग थैला, हाँ तो उसमें 50 किलो के लगभग यूरिया होती है। तो अब हमें ये तो रटा हुआ था कि 40%, लेकिन अब देखो उस समय की बुद्धि। उसने पूछा अच्छा जब 50 किलो यूरिया आपने डाला तो नाइट्रोजन कितना मिला खेत को, और यार 40% होता। अब मैं सोचूं यार क्या 23 किलो नाइट्रोजन चला गया होगा। अब मेरे समझ में तो आ रहा है, मैं परसेंटेज तो निकाला, लेकिन मैं उसको आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसने ये कहा 23%, लेकिन उसने मुझे नंबर खूब दिए, पता नहीं क्यों दिए। मैं आज तक अफसोस में, मतलब आज तक मुझे हैरानी इस बात की है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, 28 नंबर दिए उसने मुझे। 28 नंबर बहुत हो गए 50 में से। मैं सोचता मैं बोला कुछ भी नहीं, इसने मुझे नंबर क्यों दिए, कहीं भोली भाली सूरत से तो नहीं धोखा खा गया, जैसे मैं बिलाल की सूरत से और इनकी सूरत से धोखा खा गया। चलें भाई अब मैंने जिनके के बारे में कहा कि इसने कुछ देखा नहीं, चल गया पता, ओके ठीक है। कहाँ थे बेटा, हाँ तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन, अब यूरिया खाद आपने डाली ना तो नाइट्रोजन रिलीज हो रही है, खेत में नाइट्रोजन रिलीज हो रही है। ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन या ऐसी गैसें जिसमें ऑक्सीजन है उनसे मिलकर बना रही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये जो है ये भी गर्मी को सोखती हैं। अब ये गर्मी को सोखती नहीं है एक्चुअली, ये जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सीधे गर्मी को नहीं सोखते, ध्यान रखना, ये सीधे गर्मी को नहीं सोखते हैं। ये क्या है, ऊपर आसमान में जाके क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तोड़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जब ये तोड़ देते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आती हैं। अब जितनी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी उतनी ज़्यादा वो धरती उनको सोखेगी और उतनी ज़्यादा फिर इंफ्रारेड रेज धरती से बाहर आएंगी। ये फिनोमिना मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इस तरह से ये जो है ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये डायरेक्ट वार्मिंग गैस नहीं है या ग्लोबल वार्मिंग में सीधे योगदान नहीं देती हैं, ये इनडायरेक्ट योगदान देती हैं। तब सुन रही हो बहन, है ना। फ़ोन आपका सही हो गया, सही हो गया, वेरी गुड। तो ठीक कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना बेटे कि नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड जो भी हैं ये हीट को सीधे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ये इनडायरेक्टली हीट को बढ़ाते हैं। कैसे, जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचा के। जब हम ओजोन लेयर पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर आया था आपका सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकल रही है? सल्फर डाइऑक्साइड जितने भी डीजल ईंधन है ना, डीजल ईंधन के जलने से सल्फर खूब निकलती है। देखो पेट्रोल के जलने से निकलती है खूब कार्बन मोनोऑक्साइड, और डीजल के जलने से निकलती है सल्फर या सल्फर के ऑक्साइड, और कोयले के जलने से सबसे ज़्यादा निकलती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो मैंने देखा ईंट भट्टे नहीं होते हैं, उसे पूरी दुनिया में ईंट भट्टे ही कहते हैं, है ना। ईंट भट्टा जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं, कच्ची ईंटें जहाँ पर पकाई जाती हैं, तो ईंट भट्टों से क्यों निकल रही है ये पता नहीं क्यों निकल रही है, लेकिन ईंट भट्टों की चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस खूब निकल रही है। उसके बाद रिफाइनरी कौन सी, जो हम जो जीवाश्म ईंधन यानी क्रूड यानी कच्चा तेल निकालते हैं ना नीचे से, उसको जहाँ छानते हैं उसे कहते हैं रिफाइनरी। तो उन रिफाइनरी से खूब निकलती है। किसी ज़माने में सवाल आता था कि आगरा के आसपास मथुरा के सारी रिफाइनरियाँ जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया है, चिमनी लगाने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा। शुरू में जब ये टॉपिक शुरू हुए थे, उस दौर में जब हम शुरुआत कर रहे थे, है ना। अब ना कोई कोचिंग थी, कुछ नहीं था, इंटरव्यू दे आए। इलाहाबाद में जो कोचिंग कर रहे थे वो इंटरव्यू ना दे के आए। बस तुम्हें मैं कोचिंग भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, है ना, चम्मच में खिला के हलवा दे रहा हूँ, तो वो कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा। हो जाएगा, उम्मीद है हो जाएगा, है। हाँ, आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, आपके पास तमाम तरह के सब्सक्रिप्शन हैं, तमाम तरह के चैनल हैं, रिजल्ट 0 है। भाई एक ही चैनल पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। हाँ, तो कहाँ थे? तो रिफाइनरी बता दिया ना मैंने। इसके अलावा डीजल ईंधन जहाँ पर भी चल रहा है, जहाँ पर भी डीजल चल रहा है उससे सल्फर निकलेगी, ठीक है ना। अब ये मैंने क्या लिखा? O3 मैंने लिखा O3 माने ओजोन गैस, डीके माने ना। अब ये जो सल्फर और सल्फर के ऑक्साइड है ना, ये भी डायरेक्ट हीट पैदा नहीं कर रहे हैं, ये भी ऊपर जा करके ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहे हैं, जिससे कि ओजोन लेयर को ब्रेक कैसे कर रहे हैं? CFC को क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन में तोड़ रहे हैं। अब ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन जो है वो ओजोन लेयर को तोड़ रही है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आ रही हैं, गर्मी बढ़ रही है। फिर से कहूँगा, ये ओजोन लेयर का जो फिनोमेना है उसके लिए अलग वीडियो में मैं बात करूँगा नेक्स्ट सेशन में। फिर अब देखो, मैंने यहाँ बताया लिखने का तरीका। आप जैसे कि मान लिया आप ऐसे लिख रहे हैं या मेंस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने ग्लोबल वार्मिंग की वजह आपने बतानी शुरू कर दी, या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह आपने बतानी शुरू कर दी। तो आपने सबसे पहले क्या बताया? रूट काज यानी कि मूल कारण। उसके बाद उसका मोटिवेटर यानी कि प्रेरक। मोटिवेटर माने प्रेरक, है ना। इस चीज़ को बढ़ावा कौन दे रहा है ना। भाई जैसे मैंने तुम्हें डांट दिया, तुम्हें गुस्सा आया नहीं, मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि मुझे कोई गुस्सा आया होगा, तो मूल कारण क्या रहा? तुम रहे। अब इधर से ये कहने लगे, देखो सर कैसे कह दिया आपको, देखो सर फिर भी आप डांट रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और ज़्यादा डांटने के लिए, है ना। हाँ नहीं, तुम तो अच्छे बच्चे हो, है ना। है और ना मुझे गुस्सा आता कहीं? बिल्कुल भी नहीं आता। अब तो बिल्कुल नहीं आता, है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है बचपन में, फिर टीनेज में, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है, नहीं छोड़ो, है ना। ओके, चलिए साहब। तो मोटिवेटर, अब आपकी आबादी बढ़ रही है, आपकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ये इसमें प्रेरक का काम कर रही है। क्यों भाई? आबादी बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो कारखाने खूब चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स खूब चल रहे हैं, धुआं खूब निकल रहा है, समझ रहे ना। इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत थोड़ी है, ये खूब निकल रहा है। तो जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी उतना आपका जो है कि ज़रूरतें बढ़ेंगी। इसके अलावा अति उपभोग, है ना। वैसे कंजम्पशन या उपभोग शब्द अपने आप में ही अति को बताता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग करना, जैसे आप देख रहे हो मेरे सर पे कैप है, ये 15 दिन से एक ही कैप है। अब यहीं पे मैं हर वीडियो में नई कैप लेकर आता, अबे मेरी कैप से थोड़ी पढ़ोगे तुम, कैप किसके लिए है? सर्दी को बचाने के लिए। अब अभी देखो, आप ये मोहतरमा बैठी है पीछे हमारे, आपने अगर ध्यान दिया हो तो 15 दिन से सर्दी का मौसम है, हर 15वें दिन हर दिन इन्होंने अपने कपड़े और जैकेट को रिपीट किया है ना। रिपीट नहीं किया है, मतलब रिपीट नहीं किया है ये मोहतरमा में। हाँ, मैंने इसको नोटिस किया है। ये लोग जो है सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में, है ना। और ये 2 मोहतरम बैठे हैं। भाई इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, है ना, बदल लिया करो कभी कभी, है ना। इतनी कंजूसी भी नहीं, इतनी कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा, ऐसे कहते हैं ना लोग। ठीक है, तो अब उन्होंने मैं नोटिस कर रहा हूँ, हर 15वें दिन नई ड्रेस और नई जैकेट जो है इन्होंने ट्राई की है। ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को। भाई इतनी ज़रूरत थोड़ी है। अब मैं 4 कैप ले लूँ, 6 कैप ले लूँ, क्या ज़रूरत है? ठंड तो रुकी रही है ना, एक कैप से काम चल जाएगा। मेरी कैप से थोड़ी पढ़ोगे, मुझसे पढ़ोगे। लेकिन अब मैं हर वीडियो में नई कैप, हर वीडियो में नई जैकेट, है ना, नया पेन, नया मार्कर, तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कारखानों में बन रही है, ये कहाँ बन रही है?
कारखानों में ही बन रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकल रहा है ना। अब आपके पास स्कूटी भी है, मार्केट के लिए स्कूटी, थोड़ी दूर के लिए बुलेट, और दूर के लिए कार, और ज़्यादा दूर के लिए फॉर्च्यूनर, तो जाहिर सी बात है आप अति उपभोग कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन आप कर रहे हो, है ना। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा धुआं छोड़ने में आप योगदान दे रहे हो और ग्लोबल वार्मिंग में आपका योगदान बढ़ रहा है। तो कृपया संयम बरतें और ग्लोबल वार्मिंग को रोकें। ठीक है, पहनने में और खाने में भी संयम बरतें, है ना। ओके, हाँ, अति उपभोग समझ गए ना, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना। डिफॉरेस्टेशन, भाई वन लगाना फॉरेस्टेशन और वनों को काटना डिफॉरेस्टेशन। देखो वनों को काटने से आपको दोहरा नुकसान होता है। देखो वन जो है वो स्वच्छ वायु के स्रोत हैं, तो उसमें स्वच्छ वायु क्या हुई, कौन सी वायु को हम स्वच्छ वायु कहेंगे? ऐसी वायु जहाँ पर हरा भरा हम किस पांडे जी किस वायु को स्वच्छ वायु कहेंगे हम? होल्ड सोनू, कीर्ति, हाँ, अरे रुक तो जाओ, उनसे ही पूछने दे। हाँ, किस वायु को स्वच्छ वायु कहेंगे? आप वहाँ तक पहुँच रही थी, जहरीले गैसों की मात्रा कम हो, है ना। और सिंपल बात, जिसमें ऑक्सीजन भरपूर हो, निश्चित अनुपात में हो, और जो जहरीली गैसें हैं वो एक निश्चित अनुपात से ज़्यादा ना हो। स्वच्छ वायु वही तो ऑक्सीजन। सुबह अभी डॉक्टर कहता है सुबह घूमो आप, सुबह वास्तव में अगर आप थक गए ना, जैसे पिछली बार हमने मैन दिया तो मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता था, क्या करूँ, तो मैं टहलने निकल जाता, तेज चलता था। ये अब अजमाया होता, तेज में चलता था, ऑक्सीजन आ रही है खूब सारी, और खेतों की तरफ निकल जाता जहाँ पोल्यूशन कम से कम, मैं अपने आप को एक एनर्जी जैसा महसूस करता था, फिर बैठ जाता था पढ़ने। तो सुबह सुबह क्यों टहलने कहते हैं? साफ़ हवा आपके शरीर में जाती है ना। तो कहाँ थे आप? वहाँ तक पहुँच रही थी लेकिन पहुँच नहीं पाई। तो कहाँ है भाई, क्या थे ये, कहाँ से आ गया? हाँ, तो वन जो है आपको, भाई वन जो है हरियाली है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सोर्स है, इसके अलावा वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख भी रहे हैं। तो वन क्या कर रहे हैं? प्रदूषण को जो है पर्यावरण को साफ कर रहे हैं, है ना, क्लीन एयर का सोर्स नहीं है। लेकिन अब आपने वनों को काट दिया, तो एक तरफ जो ऑक्सीजन रिलीज का, ऑक्सीजन मिलने का सोर्स था वो खत्म कर दिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का जो सोर्स था वो खत्म कर दिया आपने, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। इसके अलावा वन जब कटा, ये लकड़ी जब कटी, भले ये कागज़ बने, भले ये फर्नीचर बने, इसने एक ना एक दिन या तो सड़ना है, सड़ेगा तो मीथेन गैस निकालेगा, या तो जलना है, जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। आपने लकड़ी काट दी, लकड़ी की ये बेंच बना दी, एक ना एक दिन या तो जलना है या सड़ना है ना सर, एक ना एक दिन। तो जब भी ये जलेगा या सड़ेगा तो मीथेन निकालेगा, और जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके अलावा रासायनिक कृषि, इसका डिस्कशन मैं यहाँ कर चुका हूँ, दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। आगे चलें। अब जैसे आप लोग वन लाइनर खूब पसंद करते हो। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की बात क्या है, क्या कारण है इसका, अभी बात करूँगा, क्लाइमेट चेंज की बात करूँगा अभी मैं। कितने मिनट हो गए? 27। पहले मैं इसकी बात कर लूँगा, क्लाइमेट चेंज की अभी बात नहीं कर रहा, पहले मैं इसकी बात करूँगा वन लाइन। अब देखें आप कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और फिर किसका है? मुझसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का, फिर CFC का, और फिर ओजोन परत के नष्ट होने का सबसे ज़्यादा योगदान जो है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मैंने ऐसा कर दिया है, और मैंने ऐसा कर दिया है, ये कर दिया है कि यहाँ पर CFC ना होकर के यहाँ पर होना चाहिए था मीथेन, CH4, और यहाँ पर होना चाहिए था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सही है, ये मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग में यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का, फिर CFC का, और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। इसका डिस्कशन कर चुका हूँ मैं आपसे, है ना। फिर बात आती है जल वाष्प। अगर आपसे पूछे कि इसमें से ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है ना, तो अगर उस ऑप्शन में जल वाष्प है तो वही होगी साहब। गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है पानी की भाप, है ना। अब देखो, क्या जलवाष्प ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? जलवाष्प तो उतनी है जितनी पहले थी, अब भी है। अगर क्वेश्चन आपसे, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि धरती पर जो ताप है उस ताप में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो जलवाष्प का है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि धरती में जो हीट है, आपकी अर्थ पर जो हीट बनी हुई है, उस हीट में सबसे ज़्यादा रोल या सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो नमी का या जलवाष्प का है, ठीक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग पूछे तो फिर वह जलवाष्प मत देना आंसर, वहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ गए मेरी बात, ठीक है।
हाँ, क्योंकि जलवाष्प जितनी है उतनी है, ये आपकी एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ा नहीं रही है, एक जो खास हीट है उसको मेंटेन रखने में योगदान दे रही है। तो हमारी धरती जो हीट हमारा जो वायुमंडल जो हीट सोख रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो जलवाष्प का है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, आगे चलें। अब मैंने लिखा है दूसरी तरह से, तो एक तरह से तो ये बताया, दूसरी तरह से आपसे कोई पूछे कि साहब ग्लोबल वार्मिंग में या एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल किसका है, ग्लोबल वार्मिंग या एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो वो ऊर्जा का है, एनर्जी का, ऊर्जा का या एनर्जी का। अब ऊर्जा एनर्जी का मतलब, अब ऊर्जा एनर्जी में भी जो ऊर्जा के साधन है हमें, उसमें भी सबसे ज़्यादा रोल जो है कोयले का और फिर कच्चे तेल का। क्रूड माने कच्चा तेल, कच्चा तेल माने जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, है ना, उस क्रूड या कच्चा तेल या पेट्रोलियम भी कह देते हैं उसको, आम भाषा में उसको पेट्रोलियम भी कह देते हैं। तो अगर हम कहें कि दूसरी तरह से आपसे पूछे कि अलग ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कि साहब ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो एनर्जी यानी ऊर्जा संसाधनों का। अब ऊर्जा संसाधन तो सोलर एनर्जी भी उसका नहीं है, ऊर्जा संसाधनों में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोयला का जलना और उसके बाद क्रूड। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर ऊर्जा आया, एनर्जी आई, है ना, कोयला, डीजल वगैरह है। दूसरे नंबर पर आया इंडस्ट्री या उद्योग। तीसरे नंबर पर खेती किसानी। यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा रोल किसका, एनर्जी सोर्सेस का, दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री का और तीसरे नंबर पर खेती या एग्रीकल्चर का। और एनर्जी सोर्सेज में भी सबसे ज़्यादा कौन, कोयला, उसके बाद क्रूड। अच्छा, क्रूड में भी सबसे ज़्यादा कौन, पेट्रोल, उसके बाद, समझे मेरी बात, तो उसके साथ बात समझ में नहीं आ रही, आ गई पक्की बात, पक्की बात। हाँ सर, एक बार रोक देना जरा, कहाँ थे, तो नंबर 1 ऊर्जा, नंबर 2 उद्योग और नंबर 3 कृषि। ठीक है बेटे। अब फिर मैंने लिखा तीसरी तरह से, अब ये तीसरी तरह क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग में आपसे पूछे सबसे बड़ा योगदान किसका है और उसमें उद्योग ना हो ऑप्शन, उसमें ऑप्शन ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होगा ट्रांसपोर्ट का। पोल्यूशन जो बढ़ा रहा इस समय सबसे ज़्यादा वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा रहा। ट्रांसपोर्टेशन में हवाई जहाज़ भी है, पानी के जहाज़ भी हैं, रेलगाड़ियाँ भी हैं, तो आपका जो दैनिक यातायात है वो तो है ही है। अच्छा, दैनिक यातायात में सबसे बड़ा योगदान जो है पोल्यूशन में वो ट्रकों का है, दैनिक यातायात में। लेकिन अगर कोई कहे कि शहरी प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो वो ये जो आपकी जो कारें हैं ना, कारें, इनका है। सरकारें चाहती हैं शहरों में जाम ना लगें, उसकी एक वजह ये भी है कि जितनी देर आप रेंगे चलेंगे उतना ज़्यादा आप ईंधन खर्च करेंगे वहाँ पर, उतना ज़्यादा आप धुआं निकालेंगे, उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो इसलिए चौड़ी सड़कें, है ना, कहते हैं ना भाई ग्रीन कॉलोनी विकसित हो रही है, ग्रीन सिटी विकसित हो रहा है। तो ग्रीन सिटी का मतलब यही नहीं है कि हरियाली हो वहाँ पर, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी हों ताकि वाहन रुके ही ना, शू करके निकल जाओ, समझे ना। तो खैर, तो तीसरी तरह से अगर आपसे पूछे कि भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग या एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन, और नंबर 2 इंडस्ट्री या उद्योग। ठीक है। अब ये हो गया साहब। अब बात आती है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन 78.03%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन 20.99%, तीसरे नंबर पर यह है ऑर्गन गैस, ऑर्गन अक्रिय गैस है, ठीक है ना, 0.93%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.03%, फिर ऑक्सीजन 20.99%, फिर ऑर्गन 0.93%। ओके। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस समय है 0.04%, पानी में है, जल में है ये 0.3%, समुद्र में भी बढ़ती जा रही है। समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है गर्मी की वजह से। हाइड्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में है वो है 0.01%, ठीक है ना। अब ये क्या लगा, ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब मैं आपको बता चुका। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये मैं आपको बता चुका। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है वो फूरियर ने, ग्लोबल वार्मिंग शब्द सबसे पहले जो है फूरियर ने इस्तेमाल किया था। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो फूरियर ने इस्तेमाल किया था। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके नुकसान क्या क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या क्या हैं, उसी में एक चीज़ है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस सेशन में बस इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान, उसी में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कोई खास कमेंट करना चाहें तो वो भी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।